मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 116वें अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान किसान मेले का भी शुभारंभ किया, जिसके बाद सीएम ने मेला स्थल पर भ्रमण किया, वहां पर मौजूद किसानों से बातचीत की। इस दौरान सीएम ने हरेला गार्डन का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। साथ ही साथ विभिन्न जिलों के 9 प्रगतिशील किसानों को इस दौरान मंच पर सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय की किताबों का विमोचन किया गया। यही नहीं, कुलपति मनमोहन सिंह चौहान इस दौरान वहां पर मौजूद थे। विधायक शिव अरोड़ा, किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ की उपस्थिति भी वहां पर देखने को मिली। बात बड़ी खबर की करेंगे। केंद्र ने उत्तराखंड के लिए बढ़ा दिया है बिजली का आवंटन। जी हां, राज्य को अब केंद्र से मिलेगी 480 मेगावाट बिजली। एक हफ्ते में ही अतिरिक्त कोटा जून 2025 तक बढ़ाया गया। सीएम धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी का इसको लेकर आभार भी व्यक्त किया और शीतकाल के लिए यानी कि ठंड के लिए, सर्दियों के लिए उत्तराखंड को 480 मेगावाट बिजली मिलने जा रही है। उत्तराखंड वासियों को इस तरह से काफी हद तक राहत मिलेगी और ये बड़ी सौगात केंद्र की तरफ से उत्तराखंड राज्य को मिल रही है और इसी के लिए बाकायदा केंद्र का आभार व्यक्त किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। केंद्र ने दरअसल उत्तराखंड के लिए बिजली आवंटन बढ़ा दिया है और इस वजह से जाहिर तौर पर आवंटन बढ़ने के बाद उत्तराखंड के अंदर लोगों को और ज्यादा बिजली मिल पाएगी, उन्हें राहत मिल पाएगी। हरीश खन्ना हमारे साथ के संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। हरीश, केंद्र की तरफ से उत्तराखंड को ये कितनी बड़ी सौगात? देखिए, पर बहुत बड़ी सौगात ऐसे मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार प्रदेश को उत्तराखंड को कहा जाता है और ऐसे में जो बिजली की खपत है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मैदानी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बिजली खपत हो रही है। इसी के अवैध में अब लगातार जो सरकार है, उत्तराखंड सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो चल रही है, उसमें भी यहाँ पर तमाम जो योजनाएं हैं, तमाम जो चीजें हैं वो चलाई जा रही हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है बिजली, और बिजली को लेकर के जिस तरह से तमाम आयाम यहाँ पर स्थापित करने का काम किया जा रहा है, तमाम हाइड्रो प्रोजेक्ट जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर स्थापित करने का काम किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर अब केंद्र सरकार से गुहार लगाई गई थी कि यहाँ पर जो बिजली की खपत है वो बहुत कम पड़ रही है। तो इसी को लेकर के अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार मुख्यमंत्री ने जताया है और उन्होंने इसके लिए तौर पर अब जो केंद्र सरकार की तरफ से जो 480 मेगावाट की बिजली उत्तराखंड को आवंटन होगी, उससे कहीं न कहीं बहुत बड़ी राहत उत्तराखंड सरकार को मिलेगी और तमाम जो कंज्यूमर हैं, तमाम जो लोग हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनको कहीं न कहीं राहत मिलेगी। एक तरफ लगातार सरकार का दावा है, सरकार ये कोशिश कर रही है कि प्रदेश में तमाम जो लोग यही समझना चाहेंगे हरीश कि वहां पर कंजम्पशन कितनी होती है और अब ये जो अतिरिक्त बिजली मिलेगी इससे किस हद तक राहत माना जाए वहां के लोगों के लिए? देखिए, बहुत बड़ी राहत इसे कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से 480 जो मेगावाट की बिजली मिलेगी उससे प्रदेश के तमाम जो लोग हैं, जो समय बिजली का जहां पर बहुत ज्यादा कटौती हो रही है उन क्षेत्रों में भी बिजली मिलेगी और ऐसे में जो खासतौर पर अगर हम जो फैक्ट्रीज हैं उनको भी कहीं न कहीं राहत मिलेगी। जो बिजली कटौती है वो अब नहीं हो पाएगी और ऐसे में क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि किसी भी हाल में जो कटौती है वो प्रदेश में नहीं होनी चाहिए और इसी को लेकर के अब जिस तरह से इस समय आपदा का भी समय रहा है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें लोगों के सामने रही हैं। इस बार की अगर बात करें तो इस बार अब फिर से केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि अब ठंड का सीजन शुरू होने जा रहा है। अच्छा, ये सौगात लोगों को मिलनी कब से शुरू हो जाएगी? इसके लिए पूरी रूपरेखा सरकार ने तय की है और बहुत जल्द ये जो लोगों को जो सौगात है वो मिलने जा रही है और इसके लिए पूरी जो विभागीय जो कार्रवाई है वो भी शुरू हो गई है। और इसी को लेकर के अब जो अतिरिक्त जो बिजली यहाँ पर मिलेगी, आवंटन जो होगी, उसका पूरा खाता विभाग ने तैयार कर दिया है। ये माना जाए कि बहुत जल्द ये जो योजना जो बिजली है लोगों को मिल पाएगी। चलिए हरीश, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। बात अगली बड़ी खबर की देहरादून से। उत्तराखंड में फर्जी तरीके से बन गए 6 डाक सेवक। जी हां, फर्जी तरीके से ये डाक सेवक जो बने, इनका भंडाफोड़ हुआ है और इनके खिलाफ अब केस भी दर्ज किया गया है। हिंदी लिखनी तक नहीं आती, उत्तराखंड में डाक सेवक बने बैठे थे। ये 6 फर्जी डाक सेवकों की पोल खुली है। 1200 पदों पर ज्यादातर अभ्यर्थी हरियाणा, पंजाब के संदिग्ध अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच अब करवाई जाएगी, ये आदेश दिए गए हैं। चमोली और अल्मोड़ा के 3 अभ्यर्थियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया।
उत्तराखंड में इस तरह से ये एक नया कारनामा सामने आया है, जिसे हिंदी तक लिखनी नहीं आती, वो भी यहाँ पर डाक सेवक बना बैठा है। फर्जी तरीके से उसने पूरा खेल खेला है। ये सिर्फ एक या दो व्यक्ति का मामला नहीं है, ऐसे गजब हाल वाले अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर सैकड़ों में हो सकती है। अभी तो 6 का भंडाफोड़ हुआ है, न जाने और भी कितने इस तरह से इस पद पर बने बैठे होंगे। विभाग की अब तक की जांच में 6 मामले सामने आए हैं। ऐसे में बाकियों के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की जांच की बात जो कही गई है, उसके बाद एक्चुअल आंकड़े सामने आ पाएंगे कि दरअसल गड़बड़झाला कितने लोगों ने किया था, कितने लोग बिना हिंदी के आने के बाद भी उस पद पर बैठे हुए हैं, हिंदी आती नहीं फिर भी डाक सेवक बने बैठे हैं। ऐसे में विभाग अब अन्य अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच के आदेश भी दे रहा है। अगर फर्जी तरीके से भर्ती पाने वाले अभ्यर्थियों की जानकारी मिलती है तो उन्हें भी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हरीश खन्ना लगातार हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। हरीश, कैसे भंडाफोड़ हुआ इन लोगों का? ये 6 डाक सेवक, हिंदी लिखनी तक नहीं आती, कैसे इस पद पर चयन हो गया? देखिए शिल्पा, कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट अपलोड हुई थी जो चमोली के किसी व्यक्ति के द्वारा की गई थी, और इसमें ये कहा गया था कि पंजाब और हरियाणा के जो लोग हैं वो अब डाक सेवक के रूप में उत्तराखंड में सेवा देंगे। लेकिन अब कहीं न कहीं इसका संज्ञान लिया गया और इनके पीछे जो चीजें हैं वो उनको टटोला जा रहा था। उसमें ये मालूम पड़ा कि लगभग 6 जो भर्तियां हुई यहाँ पे फर्जी तरीके से हुई हैं। जिन लोगों को हिंदी न पढ़नी आती है न लिखनी आती है, उन लोगों को यहाँ पर डाक सेवक के रूप में नियुक्तियां दी गई हैं। उसी के खिलाफ अब विभाग भी सक्रिय हो चुका है। विभाग की तरफ से इसमें कार्रवाई की जा रही है और जो अभी तक अगर चमोली और अल्मोड़ा की बात करें तो 6 लोगों को चिन्हित किया गया है और ऐसे ये माना जा रहा है कि और भी कई ऐसे अभ्यर्थी हो सकते हैं, कई ऐसे लाभार्थी हो सकते हैं जिन्होंने यहाँ पर फर्जी तरीके से जो नौकरी है वो पाई है। जी, ऐसे में 1200 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, तो क्या सारे अभ्यर्थियों के खिलाफ जांच की बात कही गई है या फिर जिनके ऊपर डाउट है वो केस पहले लिए जा रहे हैं? देखिए, अभी जो 1200 जो पद थे उन पर जांच की कोई बातचीत नहीं हुई है। हालांकि इसमें चीजें यहाँ पर विभाग बदल रहा है और जैसे ही इसकी सारी चीजें पुष्ट हो जाती हैं उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। और ये भी गलत नहीं होगा कहना कि जो 1200 पद हैं उन पर जांच यहाँ पर की जा सकती है और ये भी माना जा सकता है कि जो अन्य जो भर्तियां हुई हैं, जो अन्य जो यहाँ पर जो लोग नॉमिनेट हुए हैं, ऐसे में जो फर्जी तरीके से पद पर बने बैठे होंगे उनमें जाहिर तौर पर इस समय हड़कंप मच गया होगा। चलिए हरीश, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत को जारी रखेंगे। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। उत्तराखंड में बड़ा साइबर अटैक, सीएम हेल्पलाइन समेत 90 वेबसाइट्स ठप हो गई, कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हुआ। उत्तराखंड में अचानक से हुए इस साइबर हमले ने आईटी सिस्टम को हिलाकर रख दिया। इसकी वजह से कामकाज पूरी तरह से बंद रहा, ठप पड़ गया। सचिवालय समेत किसी भी दफ्तर में काम नहीं हो पाया है। सीएम हेल्पलाइन समेत 90 वेबसाइट्स ऐसी जो प्रभावित रही, जो बंद रही, ओपन ही नहीं हो पाई, कुछ काम नहीं हो पाया उन वेबसाइट्स पर। बता दें आपको, साइबर हमला ये इतना खतरनाक था कि सिक्योर इंटरनेट सर्विस यूके स्वान के अलावा सबसे अहम स्टेट डेटा सेंटर भी इसकी चपेट में आ गया। हरीश खन्ना लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, कैसे इस साइबर अटैक को अंजाम दिया गया और फिलहाल अपडेट्स बताएं, क्या वापस से सारी वेबसाइट्स काम करनी शुरू हो गई है या फिर अभी इस पर प्रोसेस चल रहा है, काम चल रहा है ठीक करने का? देखिए शिल्पा, जिस तरह से जो साइबर अटैक हुआ है उसको लेकर के लगातार जो अभी तक जो चीजें उसमें रिकवर की जानी है उसको रिकवर विभाग द्वारा किया जा रहा है। चाहे स्वान कहें या एनएससी कहें, तो सभी जो वेबसाइट हैं सरकार की वो पूरी तरह से ठप हो चुकी थी, पूरी तरह से हैक हो चुकी थी और अब उसको रिकवर करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। नीतिका खंडवाल जो सचिव हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि लगभग 50% से ज्यादा जो चीजें हैं वो रिकवर हो चुकी हैं और अभी भी लगातार इस पर ये जांच की जा रही है कि किस तरह से और भी चीजें इसमें बढ़ सकती हैं और भी चीजें और भी घटनाएं इसमें हो सकती हैं। तो इन सभी चीजों को यहाँ पर बखूबी तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन ये बहुत खतरनाक है हरीश, समझा जा सकता है कि अगर सरकारी वेबसाइट्स भी इस तरह से हैक की जाएंगी साइबर अटैक के जरिए, तो बहुत सारी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स हैं, वो लीक हो सकते हैं, गलत हाथों में जा सकते हैं। निश्चित तौर पर इसी का बिल्कुल ख्याल यहाँ पर सरकार के द्वारा रखा जा रहा है
सरकार के मुख्यमंत्री लगातार सचेत हुए हैं और उसके बाद लगातार जो विभाग हैं उनको भी हालांकि कल सचिवालय की अगर बात करें तो पूरे जो कामकाज हैं पूरी तरह से बाधित रहे हैं। राजस्व के जो काम है पूरी तरह से ठप रहे हैं, उनको रिकवर करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इस समय की बात करें तो इस समय भी जो नितिका खंडेलवाल जो सचिव है साइबर की, उनसे भी उन्होंने भी कहा है कि केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार जो चीजें हैं वो देखी जा रही हैं और इसमें और भी ज्यादा जो जरूरत है उसे ठीक करने की है, ताकि इस तरह की घटना दोबारा ठीक हो जाता है। कब तक सारी की सारी वेबसाइट्स फिर से संचालित होनी शुरू हो जाएंगी, इंतजार रहेगा। आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरीश खन्ना इस बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। शिक्षा विभाग में बीमार शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ साथ अब अधिकारियों को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। ये फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की तरफ से खुद इस बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि विभाग में इस तरह के अधिकारियों को पहले चिन्हित किया जाएगा और इसके मद्देनजर इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए गए हैं कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करें। इसके अलावा विद्यालयों के दुर्गम और सुगम श्रेणी के कोटिकरण का पुनर्निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों का चयन करते हुए क्लस्टर विद्यालयों में समायोजन की प्रक्रिया में तेजी लाने को भी कहा गया। शिक्षा मंत्री ने शासकीय आवास पर शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में मंत्री ने कहा, विभाग में कई अधिकारी, कई कर्मचारी और शिक्षक ऐसे हैं जो गंभीर रूप से बीमार है और बीमार होने की वजह से वो अपने कार्य को, अपने दायित्वों को ठीक तरीके से उनका निर्वहन नहीं कर सकते हैं। विभागीय कार्यों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए ये फैसला लिया गया। इसके अलावा लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे शिक्षकों को भी नहीं बख्शा जाएगा। उनके खिलाफ बाकायदा बर्खास्तगी की कार्रवाई का फैसला लिया गया है और ये आदेश जारी किया गया है खुद शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की तरफ से। वहीं काशीपुर में प्रशासन की बार बार चेतावनी के बावजूद अतिक्रमणकारियों पर कोई असर नहीं पड़ा। पीडब्ल्यूडी विभाग ने कई बार अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर चेताया था कि वो खुद अपना अतिक्रमण हटा ले, नहीं तो फिर विभाग एक्शन लेगा। लेकिन बावजूद इसके अतिक्रमणकारियों के कानों पर कोई जू नहीं रेंगी। कोई उन्होंने अपने स्तर पर इनिशिएटिव नहीं लिया, खुद से पहल नहीं की, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने पुलिस फोर्स के साथ मुरादाबाद रोड पर टांडा तिराहे से सरवर खेड़ा तक के सड़क किनारे सारे अतिक्रमण को हटाने का काम किया। कई जगह पर विभाग को लोगों की तीखी प्रतिक्रिया का भी सामना करना पड़ा। इस दौरान कई लोगों ने इसका विरोध किया, हंगामा भी वहां पर हुआ, लेकिन प्रशासन के सामने इन लोगों की एक न चली और प्रशासन की जेसीबी से सारे अतिक्रमण को वहां पर तोड़ दिया गया। मीडिया से बात करते हुए पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता परवेज आलम ने कहा कि अतिक्रमणकारियों को कई बार नोटिस दिया जा चुका था, उन्हें अलर्ट बार बार किया जा रहा था कि आप खुद से अतिक्रमण हटा ले, लेकिन उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद टीम को भेजना पड़ा और उसके बाद फिर सारे अतिक्रमण को जेसीबी मशीन के थ्रू वहां पर हटाया गया। विभाग द्वारा जो मुरादाबाद रोड है, काशीपुर मुरादाबाद रोड है, इसमें टांडा तिराहे से लेकर हरियावाला चौक तक अतिक्रमण चिन्हित करते हुए जो जितने भी अतिक्रमणकारी थे उनको नोटिस दिया गया है और उसके साथ ही साथ अखबार में भी ये पब्लिकेशन दिया गया था कि ये तय समय अवधि के अंतर्गत हटा दें। तो जिन्होंने नहीं हटाया है उन पे पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ये टांडा चौराहे से लेकर तिराहे से लेकर इधर सरवर खेड़ा तक पूरा चलेगा। जब तक नहीं हट जाता तब तक पूरा इसमें कार्रवाई करेंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जो आरिफ खान संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आरिफ, सारा अतिक्रमण हटा दिया क्या? आसानी से ये काम वहां पर हुआ या फिर हंगामा भी देखने को मिला? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बता दूं, प्रशासन ने लगातार चेतावनी दी थी कि जो अतिक्रमण किया जा रहा है उसे अपना समय से हटा लें, मगर लापरवाही के चलते कुछ लोगों ने, व्यापारियों ने अपने अतिक्रमण नहीं हटाए थे, जिसको प्रशासन लेके सख्त थे। जहां एक तरफ धामी का बुलडोजर भी दिखाई दिया तो वहीं धाकड़ अधिकारियों की धमक भी दिखाई दी कि जिस तरीके से उन्होंने ये अतिक्रमण का बिल्कुल सफाया कर दिया है। जी शुक्रिया आपका आरिफ खान इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। वहीं धामी सरकार के कार्यकाल में 2 मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत होने से प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बेहतरीन की उम्मीद जगी है। मेडिकल कॉलेज की शुरुआत के साथ ही 200 मेडिकल सीटें भी बढ़ा दी गई हैं। मेडिकल की सीटों के बढ़ने से जहां एक तरफ तो छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई के बड़े मौके सामने आ रहे हैं, तो वहीं प्रदेश में युवा चिकित्सकों की कमी को भी जल्द ही दूर किया जा सकेगा, ये आस भी जगी है।
इस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मेडिकल की सीटों के बढ़ने से युवा चिकित्सक प्रदेश को मिल पाएंगे, जिससे प्रदेश में जो चिकित्सकों की कमी देखी जा रही है उसमें निश्चित तौर पर सुधार आएगा। इसमें एक टारगेट लिया गया है कि हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं और हमारे प्रदेश के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि हम जब सीटें बढ़ा रहे हैं तो सीटें बढ़ाने का मतलब आपको डॉक्टर्स उपलब्ध होंगे। आज प्रदेश की जो समस्या है, जो हेल्थ सेक्टर में जो हमें सब दिक्कतें आ रही हैं, वो यही आ रही है कि हमारे पास दक्ष चिकित्सक नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है प्रॉपर। तो उन डॉक्टर्स की संख्या, अगर हमारे ज़्यादा डॉक्टर निकलेंगे तो ज़्यादा डॉक्टर हमको उपलब्ध हो पाएंगे। तो आने वाले समय में जो दिक्कतें हमारे सामने हेल्थ सेक्टर में है उसका भी समाधान हो पाएगा। हमको पहाड़ों पर नौजवान बच्चे हमारे डॉक्टर बनकर जाएंगे और वहाँ के लोगों की सेवा कर पाएंगे। तो एक बड़े लंबे समय से जिसका इंतजार था, आज धीरे धीरे हम उसकी पूर्ति करते जा रहे हैं, उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये भी एक बड़ा काम हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है। एम्स की संख्या बढ़ रही है, मेडिकल सीटें जगह जगह बढ़ रही हैं, पूरे देश में एक अभियान चल रहा है कि हम पूरे हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाए। तो हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़े स्तर पर काम हो रहा है। देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक शराब की दुकान का प्रशासन की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया। एसडीएम के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान कई तरह की अनियमितताएं पाई गई है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना के मुताबिक स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद जिला प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया गया। उन्होंने बताया, दुकान से काफ़ी गंदगी फैलाने के साथ साथ सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल की शिकायतें बार बार मिल रही थी। इसके साथ ही शराब की कैंटीन में भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके बाद प्रशासन की टीम वहां मौके पर पहुंची। कैंटीन और शराब की दुकान का 1-1 लाख रुपए का चालान काटा गया। इसके अलावा भविष्य में ये हरकत दोबारा ना हो, इसके मद्देनजर उन्हें सख्त हिदायत भी दी गई। देखिए, ये एक जन शिकायत में जो है शिकायत प्राप्त हुई थी। ये राजपुर रोड से ये एरिया है। यहाँ पर जो है एसडीएम मैडम के साथ जो है संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि जो यहाँ पे जो ठेके है लाइसेंस आदि जो शराब की दुकान है, इनके द्वारा जो है गंदगी फैलाई जा रही है और सिंगल यूज़ प्लास्टिक का भी उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो कैंटीन है वो भी जो है धड़ल्ले से सिंगल यूज़ प्लास्टिक के जो अधिनियम है उसका उल्लंघन कर रहा है। तो इन लोगों पे चालान किया गया है। कुल जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर जो है कैंटीन के मालिक का और गंदगी फेंकने पर 1-1 लाख रुपए का चालान किया गया है। साथ ही साथ जो ठेका है उस पे जो है उनका सिंगल यूज़ प्लास्टिक रखने पर जो है उनका भी 1 लाख रुपए का किया गया। और साथ ही साथ जो बिल्डिंग के ओनर है उनके द्वारा जो गंदगी फैलाई जा रही है, सीवर खुले में बहाया जा रहा है और साथ ही साथ जो है वो कूड़ा जो है वहीं पर ही फेंका जा रहा है, उस पर उनका भी जो है 2 लाख रुपए का चालान। वहीं रुड़की के आरोग्यम हॉस्पिटल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भाकियू तोमर ने आरोग्यम हॉस्पिटल द्वारा करवाए जा रहे निर्माण को अवैध बताते हुए कहा कि इस बिल्डिंग का निर्माण सोलानी नदी में किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से अवैध है। इसके चलते भारतीय किसान यूनियन यानी कि भाकियू तोमर ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण को ज्ञापन भेजा, जिसमें भारतीय किसान यूनियन तोमर ने यह चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द आरोग्यम हॉस्पिटल का ये निर्माण कार्य नहीं रुकवाया गया तो ये लोग बड़े पैमाने पर एचआरडीए कार्यालय पर जाएंगे, वहां पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस दौरान भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष सचिन गुर्जर ने कहा कि रुड़की के पास आरोग्यम हॉस्पिटल में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण चल रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं। प्राधिकरण के अधिकारी पूरी तरह से बेखबर बने हुए हैं। भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष सचिन के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक 200 मीटर तक नदी के किनारे किसी निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा, सोलानी नदी में निर्माण की किसी भी तरह की अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर फिर भी वहां पर निर्माण किया गया तो किसान आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए वहां पर मजबूर हो जाएंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में वहां पर किसानों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और इस निर्माण के खिलाफ जमकर इसके विरोध में आवाज उठाई। ये एक हमारे यहाँ पर बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है आरोग्यम, भगवानपुर क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पर एक अवैध निर्माण चल रहा है और जो उनका बोलना है हॉस्पिटल वालों का कि ये एचआरडीए द्वारा कराया जा रहा है। अगर वो वहाँ पे नहीं रोका गया तो हम वहाँ पे यहाँ पे एचआरडीए में और एक वहाँ पे हॉस्पिटल में एक विशाल धरना देंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई रूल नहीं है। आप अभी देखेंगे दिल्ली में कितना बड़ा मामला हुआ। अभी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि यहाँ पर एक
भूकंप भी आने की संभावना है। और नदी में अगर निर्माण चल रहा है तो आने वाले में समय में उसका फलस्वरूप क्या रहेगा ये आप लोग भली बात जानते हैं। तो अब आपने ज्ञापन दिया है 7 दिन के अंदर अंदर हम यहाँ इनसे दोबारा मिलने आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो उसी समय यहाँ पे एक विशाल धरना देंगे, और तब तक नहीं उठेंगे तब तक वो कार्य नहीं रोका जाता है। ये आचार्य को ज्ञापन दिया, इसमें आरोग्यम हॉस्पिटल में अवैध निर्माण हो रहा, उसके विरुद्ध ज्ञापन दिया। 7 दिन के अंदर अंदर अगर कोई डिसीजन नहीं होता तो हम फिर यहाँ धरना प्रदर्शन करें। ये क्या आरोप है आप लोगों का? नदी में बढ़ रही है, बिल्कुल नदी के बीचों बीच बिल्डिंग बढ़ा है, यही आरोप है। तब निर्माण बंद हो, भूकंप भी आ सकता है, नदी भी आ सकती है, उसमें जो आदमी होंगे वो मर भी सकते हैं। हरिद्वार में बरसात के बाद डेंगू का डंक अपना प्रभाव दिखाने लगा है, जिससे जिले में फिर से डेंगू के 3 नए मरीज सामने आए। आंकड़ा इस तरह से 10 के बाद अब 12 तक जा पहुंचा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को जागरूक करने के साथ ही डेंगू का लार्वा भी नष्ट करवाया जा रहा है। इसके लिए रेड डाली जा रही है, लोगों के घरों तक पहुंचा जा रहा है, उन्हें जागरूक किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें बनाई गई हैं, शहर देहात में वो घर घर पहुंचने में लगी हुई है, लेकिन डेंगू का प्रभाव कम होने की बजाय उल्टा बढ़ता जा रहा है। डेंगू के मरीजों का रोजाना मिलना ये चिंता को भी बढ़ा रहा है। मरीजों के घरों में, आसपास के पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिससे लोगों को डेंगू से बचाया जा सके। लोगों को इसके लिए जागरूक करने का काम हो रहा है, और अगर लोगों की सहभागिता इसमें रहेगी तो जाहिर तौर पर डेंगू के इस प्रकोप को रोका जा सकेगा। देहरादून में थाना रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत नशीला पदार्थ पिलाकर विशेष समुदाय की युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस मामले में 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया गया, जबकि तीसरे नाबालिग आरोपी को पुलिस संरक्षण में रखा गया है। इस दौरान मुकदमा दर्ज करने में देरी पर पीड़ित पक्ष के साथ वहां पर पहुंची भीड़ ने रायपुर थाने का घेराव किया। आरोप है कि पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज नहीं किया। हालांकि काफी हंगामे के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। युवती के परिजनों की तरफ से दी गई तहरीर में कहा गया कि युवती को पहले तो नशीला पदार्थ पिलाया गया, उसे बेहोश किया गया, उसके बाद आरोपी अपने साथ दोस्तों को ले गया और सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक 19 साल का विशेष समुदाय की युवती और आरोपी आपस में परिचित थे। आज थाना रायपुर पर शाम को कुछ लोग 3 लड़कों को एक टाटा मैजिक के साथ लेकर थाने पर आए, और उनके द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उनकी बेटी 12 साढ़े 12 बजे गायब थी और नहीं मिल रही थी, जिस पर उनकी सूचना उन्होंने 112 पर दी, और साथ ही साथ परिजनों के साथ वो तलाश कर रहे थे। और देर सायं उनको वहाँ पर तपोवन रोड पर टाटा मैजिक में अपनी बेटी और 3 लड़के वहाँ बैठे मिले, और जिसके आधार पर वो 3 लड़कों को यहाँ ले आए। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।